हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे करने वाले हैं और इनके आपके आगामी परीक्षाओं में भी आने की प्रबल संभावना है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए और चीजें आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से मिलने वाली हैं। तो आइए प्रथम सवाल से आगाज कर लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन कहे जाते हैं या कौन माने जाते हैं, या यूं कहिए गुप्त वंश के पहले राजा कौन माने जाते हैं? जब ये सवाल आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त काल का प्रथम राजा या पहला राजा कहा जाता है। इनके विषय में जान लीजिए, श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 240 से 280 के आसपास का है और ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं या गुप्त वंश के पहले ज्ञात राजा भी माने जाते हैं। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। तो यही वजह है कि इन्हें आप किस रूप में जानते हैं? इनके संस्थापक के रूप में जानते हैं। चलिए, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण करी और श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच शासक बना, जो कि आपको याद रखना है। चलिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? यह आपका 2 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम जानेंगे और इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये गुप्त वंश के तृतीय किंतु पहले स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये आप जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके राज्यारोहण की तिथि के समय ही गुप्त संवत की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, है ना भाई। आगे बढ़ेंगे। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से माना जाता है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध आप भानुगुप्त से मानते हैं। पूरी स्टोरी क्या है? एरड़, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट वेतवा नदी के किनारे स्थित है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 510 ईसा का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गुप्त राजवंश का राजा हुआ करता था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, नाम आपको बताना है। उत्तर की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह भारत के महानतम और सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनका टाइम पीरियड 380 से 412 का माना जाता है। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने टॉप लेवल पर यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उत्तर की बात करेंगे, उज्जैन हो जाएगा। विस्तार से जान लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन, उज्जैनी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। उनका शानदार शाही दरबार नवरत्नों से भरा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात करेंगे तो कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि, वेताल भट्ट, घटकपर्र, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह और शंकु, ये इनके नवरत्नों में आते हैं, जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपज का 6ठा भाग। आइए विस्तार से जान लें। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले उपज का 6वां भाग पाने का अधिकारी होगा। इसे भाग कहा जाता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग, उद्रंग, उपरिकर आदि कर भी गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह ये किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो उत्तर की बात करेंगे, ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड होगा। अभी मैंने नाम बताया था आपको, नवरत्नों के नाम, उनमें इनका नाम भी शामिल था। तो अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है।
इसे विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है। इसके रचयिता अमर सिंह बताए जाते हैं। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्नों में से एक थे। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी माना जाता है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बाणभट्ट या भानुगुप्त? उत्तर की बात करेंगे, आपका आर्यभट्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 476 से 550 तक के आसपास का माना जाता है। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ के रूप में आप इन्हें जानते हैं। आर्यभट्ट गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपका 9 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, शकों का उन्मूलन करने के बाद इन्होंने ऐसा किया। चलिए, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न थे। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह सकारी भी कहलाए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ और बहुत कुछ इनके बारे में आपने सुन रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और मैं आपको बता दूं, फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंशों के चंद्रगुप्त सेकंड का शासन था। यहाँ इन्होंने पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति में 5 वर्ष बौद्ध अध्ययन किया। फिर कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, गया आदि जगहों पर, मतलब ये गए जहां पर जो जगह बुद्ध से संबंधित हैं वहां ये गए। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आप जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? 11 के उत्तर की बात करेंगे, आपका कालिदास सही है। कुमार संभव जिसका अर्थ होता है कुमार का जन्म, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। इसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर स्मरणीय और मनोरम वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है। तो याद रखिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। जान लिया जाए, इनका टाइम पीरियड 414 से लेकर 55 तक का माना जाता है। ये गुप्त वंशीय सम्राट कहे जाते हैं। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कुमारगुप्त प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और बहुत सारी उपाधियों को धारण किया। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? उत्तर की बात करेंगे, बयाना जो कि पड़ता है भरतपुर में, यहां से प्राप्त हुआ। तो ये चीजें आप सब जानते हैं। मैं आपको विस्तार से बता दूं तो स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान में बयाना भरतपुर के समीप हुल्लनपुरा गांव में खोजा गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे वजह क्या है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में, ये देखो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इन्हें, यानी कि इस काल को जो है भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल जिनका टाइम पीरियड आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? यह गुप्त काल की सोने की मुद्रा किसको कहा जाता था? 15 के आंसर की बात करेंगे, दिनार आपका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। गुप्त शासकों द्वारा सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के ही सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? 16 नंबर रहेगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध हुआ करता था, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत अधिक हुआ। कला और स्थापत्य के क्षेत्रों में अनेक विशेषताएं समाहित हुईं। तो ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? 17 नंबर सवाल रहेगा, इंपॉर्टेंट है। जवाब की बात करेंगे, आपका डी हो जाएगा। कैसी? राजतंत्रात्मक। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? 18 नंबर रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। गुप्त काल की बात हम कर रहे हैं। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से माना जाता है। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। देवता की मूर्ति को गर्भगृह से या गर्भगृह में स्थापित किया गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो मंदिर निर्माण कला गुप्त काल की प्रमुख विशेषता। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ये बहुत बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो अपने विभिन्न युद्धों में समुद्रगुप्त ने जिन जिन भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया, उसने उसकी कूटनीतिकता और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय मिलता है। दक्षिणापथ के राज्यों के साथ अपनाई गई नीति तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वथा उपयुक्त थी। यही वजह है कि वी.ए. स्मिथ के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया है। आइए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर की बात करेंगे, ये विशेषता गुप्त काल की ही मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का पतन होने लगा, आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। तो ये सब आपको याद रखना है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? उत्तर की बात करेंगे, इसकी जंग रोधकता की वजह से क्या करता है? वैज्ञानिकों के ध्यान को आकर्षित करता है। ये लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। इस लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा 98% है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इतिहासकारों के अनुसार ये स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन ये किस शासक के दरबारी कवि थे? उत्तर की बात करेंगे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कहे जाते हैं। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री हुआ करते थे। ये समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 345 में रचित इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन मिलता है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? यहां पर भी आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो कि याद रखना है। आर्यावर्त में अपनी शक्ति को भलीभांति स्थापित कर समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस विजय यात्रा में उसने कुल 12 राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त की विजय की और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। तो ये सब आपको याद रखना है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? उत्तर यहां पर भी आपका गुप्त वंश ही होगा, जो कि आपको याद रखना है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की सभी भूमि करों से मुक्त हुआ करती थी। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सवाल नंबर 25 है। उत्तर हो जाएगा जानकी हरण। आइए, जानकी हरण के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका के महाकवि कुमारदास के द्वारा रचित उच्च कोटि का महाकाव्य है।
इन्हें कुमार भट्ट या कुमार भी कहा जाता है। वे सिंगल द्वीप के राजा थे। इनके पिता का नाम कुमार मणि था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिलहाल हमने गुप्त काल का पहला भाग यहाँ पे किया है। जल्द मुलाकात करेंगे गुप्त काल के भाग 2 को लेकर, जिसमें हम लोग कुछ और सवालों को डिटेल में जानेंगे। तो आप उसके लिए जरूर तैयार रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मेरी पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो बैच हमारे यहाँ पे आने वाले हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच चल रहे हैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बैच खत्म हो चुके हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग सबसे अच्छे से देख सकते हैं। तो कोड आपको अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है प्लस पे, जहां से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो हम जल्द मुलाकात करेंगे भाग 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।